प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया की। इससे पूर्व हमने विदेश नीति के जो अभिकरण है, विदेश नीति के लक्ष्य हैं और विदेश नीति के उपकरण हैं, इन पर बात की थी। और विदेश नीति से संबंधित यह हमारा अंतिम टॉपिक होगा और इसी के साथ जो हमारा पहला पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को। विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया का अर्थ क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया का अर्थ है आखिर विदेश नीति निर्माण में कैसे विदेश नीति निर्माण होती है और कौन लोग उसमें भाग लेते हैं और ने लिखा है सरकारी अभिकरण और गैर सरकारी अभिकरण इसमें भाग लेते हैं और इनके माध्यम से ही किसी देश की विदेश नीति बनाई जाती है। विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया का तात्पर्य किसी देश के वैदेशिक मामलों में कोई भी निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है और यह निर्णय किस प्रकार और किस प्रक्रिया के दौर से गुजरता है, इसे ही हम विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया कहते हैं। प्राचीन विश्व के जो अधिकांश देश थे उनमें सभी जगह क्या थी, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी और जिस कारण जो सत्ता है वो एक हाथ में होती थी और इस कारण विदेश नीति निर्धारण की प्रक्रिया भी क्या थी, आसान थी। किंतु वर्तमान समय में लगभग विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जिस कारण और आप जानते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता भी क्या है, जनता ही सर्वा होती है और इसके अतिरिक्त जो शासन व्यवस्था होती है वह एक के हाथ में नहीं होती है। कहीं प्रतिनिधि होते हैं, व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, दबाव समूह होते हैं, तो काफ़ी लोगों में क्या है, बटी होती है। इस कारण आज के दौर में विदेश नीति निर्माण क्या है, काफ़ी कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसने आज के विश्व में क्या है, विदेश नीति को और कहीं ना कहीं दूसरे देश पर आश्रित या अंतर्निर्भर होता है, जिस कारण राष्ट्रों की विदेश नीति के निर्धारण में जो इसकी प्रक्रिया है वो क्या है, लंबी और काफ़ी जटिल हो जाती है और विदेश नीति बनाने को के जो चरण होते हैं वो काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। आज अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति या किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति मनमानी तरीके से विदेश नीति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने ही देश में आलोचनाओं को झेलना पड़ेगा। और जो विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया है ये दो प्रक्रियाओं पर मुख्यतः निर्भर होती है। पहला है निर्णय और दूसरा है उस निर्णय का कार्यान्वयन। विदेश नीति निर्धारण के दौरान इन दोनों ही पहलुओं पर बहुत अधिक सोचा जाता है कि क्या निर्णय लेना है और उसका क्रियान्वयन कैसे करना है। विदेश नीति निर्धारण में की जो ये प्रक्रिया है इसमें दो प्रकार के अभिकरण होते हैं जो उसमें हिस्सा लेते हैं। पहला है सरकारी अभिकरण और दूसरा है गैर सरकारी अभिकरण। ये दोनों ही अभिकरण विदेश नीति निर्धारण या विदेश नीति को निर्धारित करते हैं और उनका कार्यान्वयन भी करते हैं। तो आइए देखते हैं सरकारी अभिकरण क्या होते हैं और कैसे विदेश नीति में ये भूमिका निभाते हैं। जो सरकारी अभिकरण है इसके अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका दोनों
के देशों में और हर प्रकार की व्यवस्था में सरकार के ये दो अंग अवश्य होते हैं। कार्यपालिका के जो अंग हैं उसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल के अंतर्गत आने वाले विभाग मुख्य होते हैं। और व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद के सदस्य और संसदीय जो समितियां होती है उनको रखा जाता है। सरकार के ये अंग विदेश नीति की निर्धारण में और विदेश नीति के जो निर्णय है और जो कार्यान्वयन है दोनों में क्या है, निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और विदेश मंत्री विदेश नीति का प्रमुख होता है। देश का विदेश मंत्रालय जो होता है वो विदेश मंत्री के अंतर्गत आता है और रक्षा मंत्रालय भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ होता है। इस कारण विदेश नीति निर्धारण के समय कार्यपालिका के सदस्यों की सक्रिय एवं निर्णायक भूमिका रहती है। और क्योंकि ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्यपालिका कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका से निकलकर बनती है अगर शासन संसदात्मक हो तो। और इन्हीं प्रतिनिधियों पर देश चलाने का क्या है, उत्तरदायित्व होता है। जो ये जनप्रतिनिधि होते हैं ये सदन में जो विदेश से संबंधित प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सरकारी अभिकरण होते हैं वो विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब आते हैं गैर सरकारी अभिकरण पे। गैर सरकारी अभिकरण के अंतर्गत वे अभिकरण आते हैं जो सरकार के अंग नहीं होते हैं किंतु विदेश नीति के निर्धारण की जो ये प्रक्रिया है इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार इनके जो विचार है उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है और अगर उपेक्षा करती है तो उनको इन गैर सरकारी अभिकरणों की आलोचना को झेलना होता है। गैर सरकारी अभिकरणों के अंतर्गत राजनीतिक दल, हित समूह, जनमत एवं जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको रखा जा सकता है। और ये सब क्या है, विदेश नीति की जो प्रक्रिया होती है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो ये गैर सरकारी अभिकरण होते हैं विदेश नीति की निर्धारण में क्या है, साम्यवादी व्यवस्था से की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है और जो विरोधी पक्ष होता है उसे भी कहीं ना कहीं अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। इसलिए जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा के आधार पर वह कहीं ना कहीं विदेश नीति निर्माण चाहते हैं। अपनी एक अलग विचारधारा होती है और उस विचारधारा के अनुसार वो विदेश नीति को निर्माण को चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जो दबाव समूह होते हैं वे अपने अपने हितों के अनुसार क्या है, विदेश नीति के निर्माण की वकालत करते हैं। और जो जनमत होता है, जनता का मत, वह भी कहीं ना कहीं जागृत अवस्था में देश के भीतर होता है और वह भी अगर विदेश नीति कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की भावना है उसके विपरीत जाती है तो वो क्या है, जनमत कहीं ना कहीं इसकी आलोचना करता है। इसलिए सरकारी जो अभिकरण होते हैं उनको गैर सरकारी अभिकरणों का भी क्या है, इच्छाओं की पूर्ति हेतु
गैर सरकारी अभिकरणों की इच्छाओं की भी पूर्ति करनी होती है और विदेश नीति का निर्माण इनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकारी अभिकरण और गैर सरकारी अभिकरण दोनों ही मिलकर विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये तो थी विदेश नीति निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित बातें। अब आता है अंतिम जो टॉपिक है हमारा, वो है विदेश नीति के रुझान, यानी कि किस किस प्रकार की विदेश नीति हमको देखने को मिलती है राष्ट्रों के मध्य। तो 3 प्रकार की विदेश नीतियां हमको देखने को मिलती है: अलगाववादी, गुटनिरपेक्ष और अधीनस्थतावादी। आइए समझते हैं क्या होते हैं ये तीनों। जो अलगाववादी यह नहीं माना जा सकता कि राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से किसी भी रूप में संबंध न रखे, बल्कि उसका अर्थ यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो उलझनें हैं उससे अपने आप को दूर रखा जाए। इसलिए अलगाववादी नीति का अपनाने वाले राष्ट्र न तो किसी देश की तरफदारी करते हैं और न ही किसी देश का विरोध करते हैं। और इस प्रकार अलगाववादी रुझान अपनाने वाले राष्ट्र कुछ अपने राष्ट्रीय हितों के कारण इस प्रकार की नीति को अपनाते हैं। अमेरिका, भारत और अन्य विभिन्न राष्ट्रों ने इस प्रकार की नीति का अपनी स्वतंत्रता के पश्चात प्रयोग किया है। उसके पश्चात दूसरे आते हैं गुटनिरपेक्ष रुझान वाले राष्ट्र या गुटनिरपेक्ष नीति वाले राष्ट्र। गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है विश्व में गुटों में अगर समूह बटा है तो उन गुटों से अपने आप को अलग रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हमने विश्व को अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य या पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं के मध्य बटे हुए देखा, और उस समय भारत और कुछ अन्य राष्ट्रों ने क्या है इस प्रकार की नीति का स्थापित किया था, और ये राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते थे। इनके द्वारा किसी भी बड़ी शक्तियों के सैनिक संगठनों में भाग नहीं लिया जाता था। गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाना भी कहीं ना कहीं कुछ राष्ट्रीय हित के कारण होता है। इसके माध्यम से जहां राष्ट्र विश्व को गुटों में विभक्त होने से बचाते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी शक्तियों के प्रभाव से भी अपने आप को मुक्त रखने में सक्षम होते हैं। तीसरी जो हमारी नीति है वो है अधीनस्थतावादी रुझान या अधीनस्थतावादी विदेश नीति। इस प्रकार की विदेश नीति का अर्थ है कि किसी एक विश्व शक्ति के जो नियम है या जो उसकी विचारधारा है उसको अपना लेना। इसे कहते हैं अधीनस्थतावादी रुझान या अधीनस्थतावादी विदेश नीति। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बट रहा था, तो कहीं राष्ट्र दोनों में से एक किसी न किसी गुट से अवश्य जुड़ रहे थे, और उसी समय भारत ने गुटनिरपेक्ष रुझान को अपनाया था। पर उससे पूर्व कहीं ना कहीं जिस प्रकार की नीति विश्व में देखने को मिल रही थी, उसे ही अधीनस्थतावादी रुझान कहा जाता है, और वर्तमान में भी राष्ट्र इस प्रकार की नीति अपनाते हैं। कुछ राष्ट्र हमें अमेरिका की जो नीति है उसका अनुसरण करते हुए मिलते हैं, तो कुछ राष्ट्र हमें सोवियत संघ की साम्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए मिलते हैं। तो इस प्रकार विदेश नीति के रुझानों को हमने समझा, और इसके साथ ही जो हमारा पहला पेपर है वह समाप्त हो चुका है।
आपको पहले पेपर के जितने भी बिंदु हैं, समस्त बिंदुओं को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर भी अगर कोई किसी भी टॉपिक का कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा, ताकि उसको और स्पष्ट तरीके से आपको समझाया जा सके। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।